वो रात का समय होता है। आसमान बिल्कुल साफ था और उस साफ आसमान में तारे बहुत सुंदर लग रहे थे। उन तारों के बीच हमें दो चीज़ें और दिखाई देती हैं। पहला तो एक पूरा गोल सफ़ेद चांद जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, और दूसरा परवीन और पाको दोनों ही एक साथ उड़ रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों एक साथ ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। परवीन कभी इधर देखता तो कभी उधर, क्योंकि वो कुछ चीज़ ढूंढ रहा था। पर पाको का पेट्रोलिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो बस परवीन नंबर 1 के बारे में ही सोच रही थी। वो उन सारे लम्हों को याद कर रही थी और महसूस कर रही थी, जैसे कि परवीन का उसको बैंडेजेस लगाना, उसका हाथ पकड़े रहना, और परवीन का पाको को प्यार वाली नज़रों से देखना जब पाको बेहोश पड़ी हुई थी, जो कि उसे फोरेट ट्रांसमिशन के बाद पता चली थी। पाको को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल की धड़कनें और फीलिंग्स उसे क्या बताना चाह रही हैं, पर उसे महसूस हो रहा था कि वो फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची और बहुत ही अच्छी थी। पाको की एक तरफ परवीन था और दूसरी तरफ चांद। वो बार बार चांद को ही देखी जा रही थी, क्योंकि जब भी वो परवीन को देखती तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती और एकदम से अपना चेहरा कहीं और ही मोड़ लेती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस रात वो परवीन को क्यों नहीं देख पाई, पर वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर परवीन के हाथ को छूने की कोशिश करती है। पर तभी परवीन को ज़मीन से कुछ जलने की स्मेल आती है। वो एकदम से पाको का हाथ पकड़ लेता है और दोनों पूरी स्पीड में ज़मीन की तरफ उड़ने लगते हैं। पर पाको को कुछ समझ नहीं आया कि परवीन ने उसका हाथ क्यों पकड़ा, और वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। परवीन पाको का हाथ इसलिए पकड़ लेता है ताकि उनकी स्पीड डबल हो जाए। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। ओह नो मॉम, परवीन चिल्लाता है। पूरी जगह जल रही होती है। परवीन यानी मित्सुओ का घर भी आग की लपटों से कवर हो चुका था और कुछ देर बाद वो पूरी जगह राख में बदल जाती है। परवीन चिल्लाता है, मम्मी, पापा, गांको कहाँ हो? फिर उसे अपने रोबोट का भी ख्याल आता है। फिर उन सबको वहाँ ढूंढने लगता है और बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। परवीन वहीं अपने घुटनों के बल गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो अपने आंसू को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पाको परवीन की इस हालत को देख नहीं पाती है और वो परवीन के पास आती है और उसके मास्क को उतार कर उसके सिर को सहलाने लगती है। पाको परवीन से कहती है, परवीन रो मत, सब ठीक हो जाएगा, और परवीन के आंसुओं को पोंछने लगती है। परवीन पाको के गले लग जाता है, पर वो अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पाको को भी परवीन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो भी परवीन को टाइटली हग कर लेती है। मैं बदला लूँगा, परवीन धीरे से बोलता है और फिर गुस्से में पूरे जोर से चिल्लाता है, बदला, ये रोने का समय नहीं है, परवीन अपने आप से बोलता है। फिर वो अपने आंसू पोंछकर अपना परवीन सेट पहनता है। पाको कहती है, चिंता मत करो परवीन, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो जल्दी से बर्डमैन को बुलाती है। बर्डमैन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं पाको हूँ, क्या आप मुझे मित्सुओ के रोबोट की लोकेशन भेज सकते हैं? फिर बर्डमैन बोलते हैं, हाँ पाको, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मैं तुम्हें अभी मित्सुओ के रोबोट के कोऑर्डिनेट्स को भेजता हूँ। फिर पाको कहती है, हाँ बर्डमैन जल्दी कीजिए, ये एक अर्जेंट है। फिर बर्डमैन जल्दी से उन दोनों को कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं और पाको परवीन दोनों उस जगह से उड़ जाते हैं। परवीन और पाको उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहां बर्डमैन ने उन्हें जाने के लिए कहा था। उन्हें एक घर दिखाई देता है। परवीन दरवाजे को खटखटाता है और कुछ देर बाद दरवाजे के पीछे से रिप्लाई भी आ जाता है, कौन है वहाँ? परवीन उस आवाज़ को पहचान लेता है। वो किसी लड़की की आवाज़ होती है। मैंने उस वॉइस को पहले भी कहीं सुना था। परवीन पूछता है, क्या मित्सुओ यहाँ है? वो लड़की थोड़ा सा गेट खोलती है और बाहर देखने की कोशिश करती है। वो एकदम से पैनिक हो जाती है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और एक चाकू परवीन की तरफ फेंक देती है, पर परवीन उससे बच जाता है और उस चाकू को पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है, यूकी, ये मैं हूँ परवीन। वो लड़की यूकी होती है और ऐसा लग रहा था कि वो परवीन को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर जब वो पाको को परवीन के साथ देख लेती है तो उसकी जान में जान आती है। तभी एक लड़का सीढ़ियों से नीचे आता है और यूकी से बोलता है, यूकी तुम नीचे क्यों गई? ये डेंजरस हो सकता है। पर जैसे ही वो दरवाजे के बाहर परवीन को देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यूकी वापस आओ, वो तुम्हें मार देगा। मित्सुओ बोलता है, डरो मत, ये हम हैं, पाको बोलती है। और पाको को देखने के बाद मित्सुओ को भी उन पर भरोसा हो जाता है, ये असली परवीन ही होगा, क्योंकि गाइज हमारे साथ रोबोट और यूकी दोनों को ही पता है कि पाको परवीन को पूरा करती है। परवीन पाको के बिना अधूरा है और पाको ही अकेली है जो परवीन को शक के दायरे से बाहर रखती है। परवीन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मित्सुओ का रोबोट बोलता है। फिर वो यूकी से बोलता है, क्या हम इस रूम में बात कर सकते हैं यूकी? मुझे परवीन से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। रिप्लाई देती है, हाँ तुम कर सकते हो। फिर रोबोट बोलता है, पाको तुम यूकी के साथ ही रहना। फिर पाको बोलती है, ठीक है। उसके बाद मित्सुओ दरवाज़ा बंद कर लेता है और कमरे के अंदर परवीन के साथ बातें करने लगता है। यूकी और पाको बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते हैं। फिर वो अपने कान को दीवार से लगाकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। मित्सुओ और परवीन दोनों बात कर रहे होते हैं, पर पाको को कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। पर ऐसा लग रहा था कि परवीन रोबोट की बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहा है।
फिर पाको और यूकी को कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते और सीधा कमरे के अंदर घुस जाते हैं जहाँ मित्सु और परमैन दोनों बात कर रहे थे। पाको गुस्से और थोड़ा जेलस मूड में कहती है अब मिचिको इन सब के बीच कैसे आ गई। परमैन और मित्सु दोनों ही हैरान हो जाते हैं जब पाको और यूकी अचानक से रूम के अंदर एंटर करते हैं। दोनों क्या हमारी बातों को सुन रहे थे। रोबोट कहता है मैं मिचिको के बारे में बात नहीं कर रहा था। फिर तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। पाको गुस्से से पूछती है। पाको शांत हो जाओ, यूकी परमैन की आइडेंटिटी के बारे में है और तुम्हें पता है कि एक सीक्रेट है, तो क्या तुम ऊपर वाले कमरे में जा सकती हो। यूकी ये बात समझ जाती है और उनकी बात को मानकर ऊपर वाले कमरे में वो चली जाती है। अब उस कमरे में पाको, परमैन और रोबोट थे। पाको रोबोट से पूछती है क्या तुम और यूकी यहाँ अकेले थे। रोबोट कहता है हाँ पाको, उसके मम्मी पापा अभी कहीं बाहर गए हुए हैं और सॉरी यहाँ आने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। पाको पूछती है पर क्यों। रोबोट बोलता है क्योंकि मेरा सामना उस रोबोट के साथ हो गया था जिन्हें तुम सब ढूंढ रहे हो। मैंने अपने आप को यहाँ छुपा लिया था क्योंकि मैं और मित्सु दोनों ही डेंजर में थे। उसके बाद वो बोलता है परमैन वो रोबोट तुम्हारी आइडेंटिटी अब जान गया है। मैं हैरान हो जाता है पर साथ में वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। वो रोबोट से पूछता है एक मिनट रुको, उस रोबोट ने मेरा फॉर्म लिया था, इसका मतलब वो परमैन था और उसका चेहरा सेम मेरे जैसा होना चाहिए, पर उसे फिर भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। फिर मित्सु का रोबोट बोलता है रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। परमैन बर्डमैन के रोबोट के पास वो कैपेबिलिटी है कि जिसको भी वो स्कैन करते हैं वो अपने आप को सेम वैसा कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि टी शर्ट और पैंट्स जो मैंने पहनी है वो सेम तुम्हारी जैसी हैं, पर मैं उनको अपने आप से अलग नहीं कर सकता। जब भी तुम मेरी नाक दबाते हो तो मैं सेम तुम्हारे जैसा बन जाता हूँ और जो भी तुम पहनते हो वो सेम कपड़े मेरे भी होते हैं। सो अगर वो चाहें भी तो भी परमैन सेट को अपने आप से अलग नहीं कर सकते। ओके, परमैन कहता है पर फिर उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता कैसे चला। फिर मित्सु का रोबोट बोलता है वो क्योंकि वो फोर्थ रोबोट कुछ दिन तक तुम्हारे घर में ही रहा था। और रोबोट अपनी बात को कंटिन्यू रखता है मुझे पता नहीं मिचिको को रोबोट मिली या रोबोट को मिचिको, पर मिचिको ने उस रोबोट को अपने घर में बुलाया था ये सोचकर कि वो रोबोट तुम ही हो यानी परमैन। यहाँ तक कि मिचिको को ये भी पता था कि मिस सुमिरे की किडनैपिंग की न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल में ब्रॉडकास्ट हो रही है। फिर भी पता नहीं क्यों वो परमैन के लिए एक पार्टी रखना चाहती थी जिसमें उसने मुझे, कबा और साबू को भी इनवाइट किया था। जब रोबोट परमैन को ये सारी बातें बता रहा होता है तब परमैन रोबोट से एक क्वेश्चन पूछ लेता है क्या उस रोबोट ने मिचिको को हिप्नोटाइज तो नहीं किया, क्योंकि परमैन को लग रहा था कि मिचिको ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकती। फिर रोबोट रिप्लाई देता है नहीं, हम रोबोट के पास ऐसी क्षमता नहीं है। आप उनकी बातों को भी सुन रही थी और बहुत ही गुस्से में थी। वो कहती है मिचिको अब मेरे हाथों से मरने वाली है। परमैन और मित्सु पाको को इतना गुस्से में देखकर कहते तो कुछ नहीं है, पर उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी पाको की बात से एग्री कर रहे हैं। मित्सु का रोबोट फिर कहता है मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था इसलिए मैं उस पार्टी में चला गया, पर जब मैंने उस पार्टी में उस रोबोट को देखा तो मैं वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था भाग गया और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पर शायद उस रोबोट ने मुझे पहले ही स्कैन कर लिया था और सारा डेटा निकाल लिया था मित्सु और उसके मॉम डैड सब के बारे में। बिना कोई वक्त ज़ाया करे मैं जल्दी से घर पहुँच गया और मॉम और गांग को इसके बारे में वार्न भी किया, पर उन्होंने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया और फिर उस रोबोट ने हम पर अटैक कर दिया और मॉम, डैड और गांग को तीनों को अपने साथ ले गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया सिवाय वहाँ से भाग जाने के। उसके बाद मैं यूकी के घर छिपने के लिए आ गया। सॉरी परमैन, पहले मैं तुमसे डर गया था। परमैन थोड़ा एंगर में रोबोट से बोलता है पर तुमने काम को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अगर तुम यहाँ नहीं आते पर मॉम डैड का पीछा करके उस रोबोट को ढूंढने की कोशिश करते तो हम तुम्हें आसानी से ट्रैक करके उस रोबोट के पास पहुंच जाते। मित्सु का रोबोट कुछ भी नहीं बोलता। पाको चलो चलें, परमैन बोलता है और दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। टाइम बीतता है, घंटे बीतते हैं, पर परमैन और पाको अभी भी परमैन के पेरेंट्स को ही ढूंढ रहे थे। परमैन बहुत थक जाता है। पाको परमैन की आंखों में वो टायर्डनेस देख सकती थी क्योंकि परमैन वैसे भी 2-3 दिनों से सोया नहीं था और लगातार काम करे जा रहा था, पर उनके पास उनको ढूंढने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी वरना वो लेट हो जाते। अब चांद भी उन काले बड़े बादलों के बीच छिप गया था। हालांकि वहाँ बारिश तो नहीं होती पर थोड़ी बहुत बिजली चमक रही थी और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। उन्हें अब बहुत कम ही दिख रहा था। तभी पाको एक फ्लैश लाइट देखती है। वो दोनों उस लाइट के पास जाने लगते हैं और वो लाइट एक फैक्ट्री से आ रही थी। पाको थोड़ा रिलीफ होकर कहती है ओह गॉड, शुक्र है ये तो तुम्हारी मॉम है। पाको उनके पास जाती है और लैंड करती है और वो लाइट उस टॉर्च से आ रही थी जो कि परमैन की मम्मी के पास थी। पर परमैन को शक होता है। पाको कहती है सब ठीक है आंटी, अब आप सुरक्षित हैं। पाको टॉर्च की तरफ देखती है
और वो हैंड टॉर्च एकदम से हथियार में बदल जाती है। पाको शॉक्ड हो जाती है, पाको मरने के कगार में होती है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस फोर्थ रोबोट ने मित्सो की मॉम का फॉर्म ले लिया था और पाको को इसके बारे में पता भी चल गया था, पर उसे इसके बारे में काफ़ी लेट पता चला और बिना कोई वक्त ज़ाया करे रोबोट पाको पर फायर कर देता है। वो फायर हो जाने के बाद पाको धीरे से अपनी आंखें खोलती है, पर उसको कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, पाको चिल्लाती है। परमैन उन दोनों के बीच आ चुका था। परमैन पाको की जान बचाने के लिए अपने ऊपर ही ब्लास्ट ले लेता है। परमैन पाको की बाहों पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अचानक रोबोट फिर से परमैन को स्कैन करता है और उसका रूप लेकर दोबारा उन पर फायर कर देता है, पर इस बार फायर यू टर्न ले लेती है और वो खुद रोबोट के ऊपर ही फट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाको ने उसके हथियार को अपनी परमैन पावर से मोड़ दिया था। हाँ, हमें लगा था कि पाको परमैन की हालत को देखकर रोने लगेगी और असहाय हो जाएगी, पर नहीं, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और जब पाको देखती है कि रोबोट ज़मीन पर गिर गया है तो मौके का फ़ायदा उठाकर परमैन को उठा लेती है और एक सुरक्षित स्थान पर रख देती है। परमैन अब बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो चुका था। पाको को परमैन को देखकर थोड़ा बुरा लग रहा था, पर उस रोबोट से परमैन का बदला लेने वाली थी और बैटल स्टार्ट हो जाती है। रोबोट के पास पावर तो होती है, पर इतनी भी नहीं कि वो उड़ पाए, क्योंकि उसका केप जल चुका था। रोबोट पाको को हराने के लिए सारे हथकंडे अपना लेता है, पर वो रोबोट काफ़ी स्मार्ट था। पर जो पाको थी वो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। वो रोबोट पर बहुत बुरी तरह से हमला कर रही थी। वो रोबोट पाको से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था, पर उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करती। वो उस रोबोट का पैर पकड़ती है और उसे इधर उधर पटकने लगती है। वो फैक्ट्री पाको की पावर से इतना ज़्यादा हिल गया था जैसे कि मानो कोई अर्थक्वेक आ रहा हो। पाको ने साले को इतना मारा कि रोबोट की माँ बहन हो गई। अगर कोई स्पेक्टेटर वहाँ उनकी फाइट को देख रहा होता तो उसके भी गूज़बम्स आ जाते। पाको अपनी पूरी जान लगाकर फाइट कर रही थी। वो अपनी परमैन की पावर की लिमिट को भी क्रॉस कर चुकी थी। उसके दिमाग में बस परमैन के रिवेंज की बात चल रही थी। उन दोनों की फाइट के कारण आसपास की सारी चीज़ें तबाह होने लगती हैं। हर तरफ बस तबाही तबाही का मंजर आ जाता है और वो फैक्ट्री भी चकनाचूर हो जाती है। उन दोनों के बीच की फाइट पूरी रात चलती है। अब धीरे धीरे सुबह होने लगती है। अब उस रोबोट में भी कुछ खराबी आने लगी थी, पर वो टूटा नहीं था क्योंकि परमैन ही उसको हरा सकता था। तभी पाको को एक लंबी स्टील की पाइप मिलती है। वो उसे रोबोट की बॉडी के चारों ओर लपेट देती है जिससे कि रोबोट हिल ना पाए। पर पाको गुस्से में उस रोबोट से पूछती है, वो सब कहाँ है? रोबोट कोई जवाब नहीं देता। फिर पाको उसके सिर को भी बांध देती है। फिर वो मित्सो के पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाती है। वो उस लड़ाई से इतना थक चुकी थी कि अब उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी और उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। वो अब उड़ भी नहीं पा रही थी। वो उन्हें लगभग 1 घंटे से ढूंढ रही थी, पर उसे कोई क्लूज़ नहीं मिल रहे थे। अब वो थक हार के चूर हो गई थी। पाको को ऐसा लग रहा था कि मानो वो असल में फ़ाइट जीत कर भी हार गई है। वो ज़मीन पर गिर जाती है और वो बेहोश होने वाली ही होती है कि उसे कुछ महसूस होता है। वो ज़मीन थोड़ी अजीब थी, थोड़ी नाजुक थी। फिर वो ज़मीन को थोड़ा खोद कर देखती है और हैरान हो जाती है। उस रोबोट ने परमैन के पेरेंट्स को जिंदा ही दफना दिया था। पाको ये देखकर ज़मीन को जल्दी जल्दी खोदने लगती है। उसकी उंगलियां बहुत दर्द कर रही थी, पर फिर भी वो रुकती नहीं है। वो बस खोदती ही जाती है। आखिर में उस क्रेट तक पहुंच जाती है जिसमें गांको, डैड और मॉम थे। वो सारे उस क्रेट पर अनकॉन्शियस पड़े हुए थे, पर पाको इस बार कोई देरी नहीं करती। वो सही टाइम पर उनको वहाँ से बाहर निकाल लेती है। थैंक गॉड, पाको बोलती है, वो अभी जिंदा हैं। फिर वो जल्दी से परमैन को देखने भाग भाग कर उसके पास जाती है। वो जल्दी से परमैन के पल्स को चेक करती है और पाती है कि परमैन ठीक है और वो बस बेहोश ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ब्लास्ट परमैन के केप ने थोड़ा सा डिफेंस कर लिया था, जिससे कि परमैन को उतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना उसको होना चाहिए था। पर परमैन तो इंजर्ड था, तो पाको अपनी स्लीव्स को फाड़ती है और परमैन की इंजर्ड वाली जगह पर बांध देती है। उसके बाद पाको परमैन को देखती है और वो पल याद करती है जब वो पाको के बचाने के लिए उस ब्लास्ट के सामने आ गया था। पाको इमोशनल हो जाती है और परमैन को ज़ोर से हक कर लेती है। कुछ देर बाद वो बर्डमैन को लास्ट कॉल करती है, बर्डमैन हमें इवैक्यूएट कर लीजिए, और वो भी परमैन के पास ही बेहोश होकर गिर जाती है। अब हमें मित्सो का घर दिखाई देता है। मित्सो अभी भी बेहोश अपने बेड पर लेटा हुआ था, पर अचानक वो जाग जाता है। मित्सो चिल्लाता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर अचानक उसकी बोलती बंद हो जाती है जब वो बर्डमैन को अपने सामने खड़ा देखता है। मित्सो पूछता है, बर्डमैन आप? मैं अपने घर में हूँ। बर्डमैन रिप्लाई करते हैं, हाँ मैंने तुम्हारे घर ठीक कर दिया है। फिर मित्सो बोलता है, और वो सारे रोबोट्स? फिर बर्डमैन बोलते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, जब तुम बेहोश थे तो मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज करके उन रोबोट्स पर अपनी गन चलवा दी थी और वो सारे डिसइंटीग्रेट हो गए थे और अब सब ठीक है। फिर मित्सो दोबारा पूछता है, पर बर्डमैन फिर वो चौथा रोबोट और मेरे मम्मी पापा?
बर्डमैन रिप्लाई करते हैं, पाको ने उस रोबोट को हरा दिया और तुम्हारे पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया था। अब कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा और गांको नीचे ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। मित्सो बोलता है, अच्छा फिर पाको? बर्डमैन बोलते हैं, हाँ वो ठीक है और पेट्रोलिंग कर रही है। आखिर में मित्सो पूछता है, पर बर्डमैन आप अब कहाँ जाओगे? फिर बर्डमैन बोलते हैं, 2 आदमी बर्ड प्लैनेट से आए थे और उन्होंने मेरी स्पेसशिप भी ठीक कर दी है और अब मैं सीधा बर्ड प्लैनेट ही लौट जाऊंगा। और हाँ मित्सो, तुम अब आराम कर सकते हो। उसके बाद बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और आखिर में मित्सो फिर से चादर ओढ़कर वहाँ सो जाता है। पर अचानक कोई बाहर से मित्सो के घर की खिड़की को खटखटाता है। मित्सो ये सुनकर डर जाता है। कौन है? अरे ये मैं हूँ, पाको। ओह पाको, तुम देख नहीं रही कि मैं बिज़ी हूँ? हाँ सब दिख रहा है कि तुम कितने बिजी हो सोने में। मित्सो बोलता है, हाँ तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? पाको बोलती है, वेल मिस्टर परमैन, मिस सुमेरे ने प्रेजेंट के तौर पर आपके लिए एक चीज़ केक भेजा है, लेकिन आप तो बहुत बिजी हैं और आपके पास इसको खाने का भी टाइम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसे मैं ही खा लेती हूँ। फिर मित्सो बोलता है, खबरदार, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं मिस सुमेरे का दिया हुआ इतना सुंदर केक नहीं खाऊंगा? और तुम कह रही हो इसे तुम ही खा जाओगी? भूल जाओ। पाको मुस्कुराती है, चलो ठीक है फिर ये लो। पाको मित्सो को केक देती है। मित्सो पहले केक का कवर खोलता है। यमी पाको, ये तो बहुत टेस्टी है। पाको पूछती है, केक अच्छा लगा परमैन? मित्सो बोलता है, तुम क्यों जानना चाहती हो भला? फिर पाको बोलती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मित्सो पाको को इग्नोर कर देता है, वो तो बस केक को खाते जा रहा था। पाको मित्सो को इतना खुश देखकर खुद भी बहुत खुश हो जाती है, ये देखकर कि मित्सो उसके हाथों का बनाया हुआ केक इतना एंजॉय कर रहा है। लेकिन पाको अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल सकती थी। मित्सो पाको से केक खाते हुए पूछता है, क्या हुआ पाको? नहीं कुछ नहीं, तुम केक खाओ ना। हाँ लेकिन मित्सो। फिर मित्सो बोलता है, क्या? पाको थोड़ा नर्वस हो जाती है, पर एक मुस्कुराहट के साथ वो बोलती है, मित्सो मेरे तुम्हें किस करना चाहती थी, लेकिन अब वो बहुत बिजी हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं तुम्हें किस कर लूँ। मित्सो शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाता है, क्या? नहीं। पाको मित्सो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मित्सो वहाँ से भाग जाता है। वो बोलता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मिस सुमेरे की किस को अपनी किस के साथ कंपेयर कर सकती हो? फिर वो जल्दी से केक ख़त्म करता है, परमैन सेट पहनता है और घर से उड़ जाता है। पाको गुस्से से बोलती है, परमैन बेवकूफ़, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे बचकर निकल सकते हो? रुको मैं आई। फिर पाको भी उसको पकड़ने के लिए बाहर चली जाती है। और गाइस इसके साथ हमारी एपिसोड भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। और होप करता हूँ गाइस कि आपको मेरा ये पूरा एपिसोड अच्छा लगा हो। और अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो गाइस यार मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।